Gravitational basically measures in the which is mass frequency. कैसा है? क्या चीज इससे इनकम्प्लीट? इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि इंसिडेंस है या कुछ भी नहीं मेंशन है क्या टाइम ड्यूरेशन टाइम का पता नहीं है और ये पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। पॉपुलेशन साइज अच्छा ट्रीटमेंट एम है, मतलब ट्रीटमेंट देखना चाह रहे हैं। ऊपर वाले में सर कुछ नहीं है ना, कोई कंपैरिजन है ना, ट्रीटमेंट का कुछ है ना, पेशेंसी का तो ये बेहतर है। उतनी बेहतर आउटकम देखना चाहेंगे हम उनके वो है कैफेलॉपैथी जो है वो तो उसका कॉम्प्लिकेशन मतलब हेपेटाइटिस से कम्प्लिकेशन हो जाती है जितना ऐसे लगता है जैसे एनकेफेलोपैथी यूज करेंगे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए। एड्स से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है? ये बात नहीं पता है कि सुनिए बस हमारे के स्टडी के पर्पस से पता नहीं चल रहा। अब इसलिए आप गौर करें नॉन ट्रॉमेटिक ग्राउंडेड बेसिस मेनिंजाइटिस पीटीएच पीटीएच को सिर्फ एक होता है इसको मेनिंजाइटिस को अगर आप इसको देखिए मेन प्रॉब्लम इसमें पेशेंट मिसिंग। ठीक है, आप ऐसे जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका फोकस मेनली पेशेंट पे होता है। टाइटल्स में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, टाइटल की बहुत सारी किस्में होती हैं। इसकी अपना जिस जर्नल में आप जाएंगे उसकी अपने टाइटल की साइज से इलेक्ट्रिक वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई पे इंडिकेटिव होते हैं, कई इंफॉर्मेटिव होते हैं कि जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे बिल्कुल आपने वो कहते हैं कि इतनी तशनगी बीच में हो कि बंदा टाइटल को देख के एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले। अगर आपने रिजल्ट्स भी दे दिए, मेथड्स भी दे दिए, ऑब्जेक्टिव भी दे दिया, सैंपल साइज भी बीच में दे दिया, तो वो आपके नीचे आके पड़ेगा नहीं, आउटकम भी दे दिए। तो जर्नल वाले और आपकी ऑथर्स की भी ख्वाहिश होती है कि मेरा आर्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। जब आप सर्च करते हैं तो यू नीड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम कीवर्ड्स में दें, इसलिए कि सर्च इंजन में आप कीवर्ड्स यूज करते हैं। टाइटल से भी वो निकाल लेते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि टाइटल कैची हो, अट्रैक्टिव, उसको देख के बंदे को पढ़ने का दिल करे, डाउनलोड हो। हम
जर्नल की अपनी जब वो देखते हैं कि किसकी कितनी विजिबिलिटी होती है, हमारे पास सारे फिगर्स आ रहे होते हैं। मोस्ट डाउनलोडेड आर्टिकल हमारा कौन सा है, मोस्ट व्यूड आर्टिकल कौन सा है, मोस्ट साइटेड आर्टिकल कौन सा है। जब आपका आर्टिकल एज ए रेफरेंस यूज होता है, ठीक है, तो वो आपका एक क्रेडिट होता है कि जी आपका आर्टिकल इतने बार साइटेड है। ठीक है, पिछली तरह मैंने ट्वीट की थी कि जी मेरे 2050 साइटेशंस हो गए। इसका मतलब है कि मेरे आर्टिकल्स जितनी थी उनकी 2050 आर्टिकल्स में मेरे आर्टिकल का जिक्र है किसी न किसी का। ये क्रेडिट होता है। फिर आपका आर्टिकल जिस जर्नल में BMJ में साइट हो रहा है, हमारे एडिटोरियल्स भी BMJ में साइटेशंस हो रही है, ये हमारे लिए क्रेडिट होता है। जब हमारे जर्नल को इवेल्युएट करते हैं तो वो सिर्फ हमारे कंटेंट नहीं देखते, वो हमारे कंटेंट को जिस जर्नल में लाइक मेजर जर्नल में साइटेशंस को अलग वैल्यू मिलती है, लोकल वालों को अलग देते हैं। कि आपका जर्नल या आपकी रिसर्च इस क्वालिटी का था कि उसको इतनी इंटरनेशनल जर्नल्स में साइट किया गया। ऑल्दो साइटेशन इज नॉट दी, जिस तरह बायो मार्कर कहते हैं ना, तो ये एक मार्कर नहीं है क्वालिटी का। अगर आपने गलत आर्टिकल लिखा है तो कहते हैं उसको बहुत गलत किया, उसकी भी साइटेशन पड़ती है। लेकिन ओवरऑल चूंकि इसके अगेंस्ट कोई और पैरामीटर ऐसे नहीं है कि जिसको हम रेसिप्रोकल ले लेके जी ये इसके बराबर हो सकता है, तो इसलिए करंटली साइटेशन इज द ओनली थिंग दैट इज वैलिड। आपका आर्टिकल की जब हम देखें कि आपका I10 इंडेक्स क्या है, H इंडेक्स क्या है, ये जाके आज ये वर्ड्स थोड़े से गूगल करके और गूगल स्कॉलर पे देखिए, किसी का प्रोफाइल देखना हो कि इसका I10 इंडेक्स क्या है, कि कम से कम 10 साइटेशन हो, H इंडेक्स क्या है। हम जब किसी की इंटरव्यूज पे बैठते हैं, आप कहीं जाते हैं, आपसे वो पहले गूगल कर लेते हैं कि भाई ये इस बंदे की क्या वैल्यू है, ये किस लेवल का रिसर्च इसने किया है। भले आपके 100 पेपर्स हो, इसका इम्पैक्ट क्या है। तो इसलिए इन चीज़ों की अपनी ज़रूरियात होती है। जर्नल्स के अपने ये पॉइंट्स होते हैं जिन पे वो आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स में से डोंट इग्नोर द पेशेंट्स। जब भी आपका फोकस पेशेंट पे होना चाहिए कि इन द पेशेंट्स विद एड्स, पेशेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आ जाती है। गुड टाइटल, शॉर्ट, फीवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, आपने उसको देखना होगा। बिल्कुल क्लियर अनएम्बिगुअस टाइटल होना चाहिए ताकि उसको पढ़ के आपको अंदाजा हो कि अंदर इसके अंदर होगा क्या। कैटलॉगिंग, ये जर्नल कि जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो उसको उसके मुताबिक कैटलॉग करते हैं। आजकल ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन हो गया, तो ये बेटर नहीं करता। लेकिन मेन चीज़ ये है कि नो एब्रिविएशंस, केमिकल फार्मूला, प्रॉपर्टीज, नेम्स और जार्गन्स, मेडिकल जार्गन जो है वो चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एनसेड्स आप नहीं लिखेंगे नॉन स्टेरॉयडल, और तो अगर आप पूरा नॉन स्टेरॉयडल लिखेंगे, कुछ जर्नल्स अलाउ करते हैं जहाँ पे उनकी लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल जामा अगर कहते हैं कि 12 वर्ड्स का है, वो भी स्टैंडर्डाइज वो ले लेते हैं। लाइक एड्स को एड्स लिख लेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं लिखेंगे जो कॉमन है, लेकिन अपनी तरफ से आप उसको नहीं बना सकते कि जी मैंने अपने एक्रोनिम कोई बना लिया। या लेंथ जो है कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे शॉर्ट है, कहीं पे लॉन्ग है। 10 to 12 try not to exceed 100 characters in spaces। ठीक है, ये कैरेक्टर JAMA की हर एक अल्फाबेट आपका होगा। It should stimulate interest, easy to read and concise,
and contain enough information to convey the essence of diet, the essence of internal medicine. कि उससे अंदर का भी थोड़ा सा चस्का हो जाए या बता। आप जैसे किसी उस पे जाते हैं और वो आपको शोकेस पे चीज़ें रखी होती है, जिसको देख के आपको दुकान के अंदर की चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि इस शॉप में मैं जाऊँगा या उसमें कोई चीज़ डिस्प्ले में रखी होगी या मोटे मोटी चीज़ें लिखी होगी। सो ये होता है कि आए हमारे यहाँ ये चीज़ें अवेलेबल है। सो ये बेसिकली आपने अपनी चीज़ सेव कर दी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। अब इतना भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। क्लिनिकल फ्रैक्चर्स इंसिडेंट्स ऑफ 2 years ट्रेनिंग, ये हमारे पाकिस्तानी जर्नल है, उनकी ये वो है, मैंने थोड़ा सा इसको मास्क किया हुआ है। स्पेसिफिक टाइटल्स जितना नैरो करेंगे it will be more specified but will be ambiguous. Action of antibiotic on bacteria है बहुत ब्रॉड, कौन सा एंटीबायोटिक है कौन सा बैक्टीरिया है, शॉर्ट है लेकिन स्पेसिफिक नहीं। अब इसको अगर ज्यादा बेहतर करें, एक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्टिल नॉट वेरी गुड बिकॉज टू जनरल। एक्शंस क्या क्या एक्शंस आप एक्सपेक्ट करो? इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो जितना आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपकी वो बढ़ जाती है, लेकिन अब यहाँ पे इट्स मोर इंफॉर्मेटिव। पहले वाला जो है वो इतना इंफॉर्मेटिव नहीं था। ये जितना आप लिखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये क्वालिटी आप में बढ़ती जाएगी। कुछ टॉपिक्स होनी होती है, कुछ में मेथड्स होते हैं, कुछ में रिजल्ट्स होते हैं, कुछ में मेथड्स एंड रिजल्ट्स होते हैं, कुछ में कंफ्यूजन भी किया होता है। बास लोगों ने तो ऑब्जेक्टिव से टाइटल बनाया होता है, to explore the inner feelings of participants participating in research methodology workshop। वो टू का वर्ड जहाँ होता है तो वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, लेकिन डिफरेंट चीजें होती हैं। Slowing of wound healing by psychological stress, health related quality of life in primary care patients। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहे हैं, सेटिंग प्राइमरी केयर पेशेंट्स विद मेंटल डिसऑर्डर्स है, रिजल्ट्स ऑफ प्राइम एमडी स्टडीज। मेटा एनालिसिस है, स्टडी डिजाइन है, इफेक्ट ऑफ सोया प्रोटीन इनटेक ऑन सीरम लेवल, एसोसिएशन है एच पाइलोरी एंड कैपिलरी विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड कार्डियोवास्कुलर। एचडीएल इसमें रिलेशन है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रिडिक्ट्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज मॉर्टेलिटी और re-analysis results after 12 years of follow-up in a randomized controlled trial comparing total mastectomy with lumpectomy with or without radiation in the treatment of breast cancer. So these are all different types of trial जिसमें information ज़्यादा कर रहे हैं, information कम कर रहे हैं। Improved survival in homozygous sickle cell disease lesson from a cohort study। अब इसमें देखिए आपका डिजीज भी आउटकम भी दिया हुआ है कि सर्वाइवल की इंप्रूवमेंट है और वो हार्ट स्टडी डिजाइन भी दिया हुआ है। इसमें टॉपिक है, मेथड्स है, रिजल्ट्स है एंड परफेक्ट लेंथ 12 वर्ड्स में। तो जितना आप लिखेंगे और लिखने का ये वो है कि द मोर यू राइट तो आपकी राइटिंग स्किल्स जो है इंप्रूवमेंट होती है। इस तरह आप ड्राइविंग करते हैं तो शुरू में आप उधर भी देख करते हैं और क्लच दबाते हैं तो उसको भी देख रहे होते हैं और मिरर पे देखूँ कि आगे देखूँ लेफ्ट से भी कोई आ रहा है। फिर बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप कभी भी लगा रहे होते हैं कि दूर भी हर इसी तरह आगे रोड पे गाड़ी गुजरते हैं उसको इसका भी पता होता है कि ये उस साइड पे कौन सी गाड़ी गुजरी और ड्राइव भी कर रहे हैं, माशाल्लाह ठीक भी कर रहे हैं। What is running title? शाबाश। भाग रहे हो तो मेरे साथ गाड़ी के नंबर तो ऐसे भी याद है ना।
जी जिसमें पता न चल रहा हो कुछ। जो टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। जी न्यूज़ में चल रहा है जो। देखिए, एक तो आपका जब आर्टिकल शुरू होता है फ्रंट पे टाइटल होता है, फिर अगले पेज पे अगर आप देखिए तो नाइट के ऊपर एक टाइटल आ रहा होता है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड रनिंग टाइटल। वो हर पेज पे आ रहा होता है तो रन करना होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रनिंग टाइटल। कहीं पे आपसे मांगे जाएंगे कि जी आपका मेन टाइटल के अलावा आप रनिंग टाइटल हमें लिख के देंगे। अब देखिए, एडिटर जो है वो एक खास स्पेसिफिक फील्ड से होगा, तो हो सकता है अगर किसी गाड़ी का हो तो अलग होगा, स्किन वाले का उसके अपने अलग होंगे, कुछ एप्लीकेशन या हमें पता नहीं होता, सारे रिव्यू तो एक्सपर्ट कर लेते हैं, लेकिन जनरल को आगे दूसरे तीसरे पेज पे क्या देना होता है वो पता नहीं चलता। सो दिस इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ द टाइटल बिकॉज ऑफ द स्पेस लिमिटेशन। वहाँ पे अगर आपके 28 वर्ड के हो सकते हैं, यहाँ पे 6 या 8 वर्ड आपके ऊपर आ रहे हैं, तो आपके मेन एसेंस ये बनाना itself जो है आपकी पास होता है, रिक्वायरमेंट होती है जनरल की, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यूजुअली नॉट मोर देन 40 कैरेक्टर्स। एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज होती है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है, जिसको समझा था अनन्नास औरत भी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है। नजर तो नहीं कैंची के ताल के विश्वास जिसको दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। दोनों में क्या फर्क है? और अनस्ट्रक्चर में क्या होगा? वो मजबूत पैराग्राफ उस पैराग्राफ में क्या होगा? उसमें हेडिंग सेम चीजें होंगी विदाउट हेडिंग्स, ठीक है। इसके अलावा क्या डिफरेंस होता है? चीजें वही होंगी लेकिन आपने एक नैरेटिव पैराग्राफ लिखना होगा। जी, वर्ड काउंट की लिमिटेशंस होती हैं, स्ट्रक्चर की कुछ और होती है, स्ट्रक्चर की कुछ और होती है, ठीक है। तो अक्सर उन्होंने लिमिट रखा होता है ताकि आप एक लिमिट में एक्सीड ना करें। यूजुअली स्ट्रक्चर की जो हेडिंग्स आप जरूर डालेंगे, थोड़ा उस पर लिमिटेशन आपके पास वर्ड काउंट की लिमिट थोड़ी ज्यादा है। हर जर्नल को आपको फॉलो करना है, सेक्शंस होते हैं और वो यूजुअली बोर्ड में लिखे होते हैं। यूजुअली लेस देन 250 वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ जर्नल्स जो है वो 400 वर्ड्स तक। कहीं पे बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन पहले होता है, आपने स्टडी क्यों की, आर्टिकल किस चीज के मुताबिक है। हर जगह इसको नहीं लिखते, बैकग्राउंड असल में इसको एक दो सेंटेंसेस में एडजस्ट करना जो है बहुत ही एक्सपर्ट राइटर का काम है। तो हमने अपनी जर्नल में जो है मैंने इसको बढ़ा दिया कि ज़्यादातर हमारे पास नई लोग वो ज़्यादा कर रहे होते, तो इसको लिमिटेशंस की वजह से इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड को सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस में लिखना बहुत ही मुश्किल काम है कि आपकी स्टडी के बैकग्राउंड क्यों ये स्टडी प्लान की गई, ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द मेन हाइपोथेसिस, आप क्या करना चाहते हैं, स्टडी क्वेश्चन क्या था, आप क्या देखना चाहते हैं, डिजाइन और स्टडी डिजाइन रिलेटेड कभी बात करेंगे कि कौन कौन सी स्टडी डिजाइन होती है जब आप रिसर्च प्लान करते हैं,
तो स्टडी डिजाइन कौन सा चूज करते हैं। हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टडी डिजाइन से ही अचीव किया जा सकता है। स्टडी कहाँ की पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इंक्लूजन इंटू एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कौन सी इंटरवेंशन, कौन सा प्रोसीजर, कौन सा ड्रग, कौन सा स्किल यूज होगा, कौन सी चीजें आपने मेजर की, आउटकम मेजर क्या था, मॉर्बिडिटी थी, मोर्टेलिटी थी, साइड इफेक्ट्स थे, बेनिफिशियल इफेक्ट्स थे, ये सारी चीजें आपने देखना होगा। फिर रिजल्ट्स क्या थे, मेन रिजल्ट्स जो कि इंटरवेंशन से रिलेटेड हो, आउटकम से रिलेटेड हो, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके रिसर्च के what are the key component implications for clinical use and future results। जो आपकी स्टडी की रिजल्ट्स आए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या होगा, क्या आपकी स्टडी जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस को चेंज कर देगी, क्या आपकी स्टडी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज कर देगी, कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन होगा। एक होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं, चलो जी फ्रीक्वेंसी इतनी आ गई। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टडी, फ्रीक्वेंसी तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, आपने स्टडी मेथड्स की है, फ्रीक्वेंसी या ब्रेवनेस आपको मालूम हो गया। नाउ पर्पस इज व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी, कि जी इतने परसेंट है तो इसका क्या होगा, इतने परसेंट है तो क्या होगा, क्या आपकी स्टडी गाइडलाइंस को चेंज कर देगी, क्या आपकी स्टडी गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज कर देगी, जिस तरह कोविड फीवर के लिए सब पे ज़्यादा हो गई कोविड, तो आप इसको जो है मास्क लगा दो, आपका न्यूमोनिया ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है तो हर जगह ऑक्सीजन सप्लाई कर दो। इसके हर स्टडी का कोई प्रमोशन के अलावा और ऐसी चीज़ हो जिससे ह्यूमैनिटी को, मरीजों को, पॉपुलेशन को, कंट्री को कुछ फायदा पहुंचे, ये पर्पस होता है इस स्टडी। अब देखिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट है और ये मैंने आपको उन जर्नल से उठाया है जिनकी 250 वर्ड्स की लिमिटेशन होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जर्नल के एडिटर्स भी ट्रेंड नहीं होते, वो इसको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो नहीं करते, इसलिए वो आगे जाके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अब इसमें देखिए तो 107 वर्ड्स का बैकग्राउंड दिया हुआ है और बाकी पूरी उसको देखिए कितना दिया हुआ है। The aim of the study is to determine, अगर ये मैं वैसे करूँ तो टू को भी इधर ले आऊँ तो मैं एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो हट जाएंगे। रिजल्ट से आउट ऑफ टोटल 186 फॉर फीमेल, मीन स्कोर करना, एडैप्ट करना और कंक्लूजन, तो ये चीजें जो है इतना इसके बैकग्राउंड जितने वर्ड्स हैं और वो उनके बीच में वो नहीं है। स्ट्रक्चर में यूजुअली 150 वर्ड्स होते हैं और 250 should address the answers to these questions. Why this study was done? How was it done? What were the findings and what were the findings? Exactly वही है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने किस तरीके से किए, आपने स्टडी की मेथोडोलॉजी की है, क्या आपकी फाइंडिंग्स आ गई, आपकी रिजल्ट्स है और उसका कंक्लूजन और उसकी रिजल्ट्स की इम्प्लीकेशन आपकी कि जी इससे आप क्या चीज़। लैंग्वेज हमेशा एक्टिव वॉइस यूज किया जाता है। मैंने शुरू पहले स्लाइड पे आप दिखाया कि आप एक्टिव वॉइस यूज करें, ठीक है। पैसिव वॉइस जो है आपके वर्ड काउंट की ज्यादा कर देता है। When choose the passive voice जहाँ पे performer is unknown or you want to focus on the action or recipient of the action. Otherwise, I did this study was done by me, तो आपके word count जो है वो थोड़े से बढ़ जाता है। ये अंग्रेजी का एक
मैंने बता दिया ना, आई डिड दिस स्टडी वाज कंडक्टेड बाय मी। तो वर्ड काउंट जो है ये एक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसीजर के बारे में जब आप बताएंगे कि लाइक सिजेरियन सेक्शन वाज डन थ्रू दिस एक प्रोसीजर आप बता रहे हैं, तो वो जाहिर है कि आप उसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे। इसी तरह जो रिसिपिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि जी मैंने इन लोगों में मैं स्टडी कर रहा हूँ, द रिसिपिएंट वाज गिवन दिस डोज ऑफ दिस, इस तरह की चीज़ें वो उसमें होता है कि उसमें कैसे वॉइस आप कि रिसिपिएंट किस तरीके से रिसीव कर रहे थे और किस उसके प्रोसेस से गुजर रहे थे। कहीं भी मजबूर 100% आप नहीं करता, लेकिन जहाँ पे आपको पॉसिबल हो, जब फोकस करने वाले पे हो कि मैंने की है तो मुझसे करवाया गया नहीं, आई डिड इट वाज डन बाय मी, तो 3 और 4 वर्ड्स के होंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली वर्ड काउंट के लिए वो कह रहे हैं कि फोकस आपका जब एक्टिव वॉइस करेंगे तो आपके वर्ड काउंट करने के लिए परफॉर्मर अननोन ये है कि जो स्टडी या फॉर एग्जांपल कोई अभी डिफरेंट उसमें आ सकता है कि ये नहीं पता कि किन किन बंदों ने की है स्टडी है, गाइडिंग की हुई है या मुख्तलिफ परफॉर्मेंस होती जो स्टडी डेटा कलेक्टर्स थे वो थे, तो फिर हम आते हैं कि डेटा वाज कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर या हम कहते हैं सेंसस की है। सेंसस का कोई पता नहीं है कि कितने बंदे इन्वॉल्व है, 50 है, 10 है, एक बंदे ने की है, 2 बंदों ने की है, 10 बंदों ने की है, तो ये चीज़ें वहाँ उसमें भी आ जाएगा कि जी अगर आप उसमें कहेंगे कि इट वाज अ मल्टी सेंटर्ड स्टडी, तो लेकिन स्टडी वाज कंडक्टेड बाय दिस, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। एनीवे शॉर्टेड शॉर्ट के आपने इसमें कोशिश करें कि एक्टिव वॉइस यूज करें, वी डिड इट, आई डिड इट, फलाना होगा, तो इस तरह की चीज़ें। स्टूडेंट्स सब बैठे हुए हैं तो उसमें ये भी करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट में आपने मुख्तसर तरीके हैं, जैसे फर्स्ट करें मैं मैग्नीशियम सल्फेट पे स्टडी कर रही हूँ, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट में वो डिटेल नहीं देनी कि मैंने लोडिंग डोज इतनी की थी और मेंटेनेंस डोज की थी वो इतनी की थी, मैग्नीशियम सल्फेट वाज गिवन एज पर प्रोटोकॉल। बिल्कुल, ये बात आपने क्योंकि आपसे आपको पता है 250 वर्ड्स हैं, उसमें रिजल्ट्स के लिए कंफ्यूजन मेथड्स वो एक्चुअली इंडिकेट करता है। मैंने पहले आपको बताया कि कुछ चीज़ें इंफॉर्मेटिव होती है, कुछ इंडिकेटिव होती है। क्या जिसने देखना है, कुछ तशनगी इसलिए हम बरकरार रखते हैं कि आपका फिर एब्स्ट्रैक्ट के बाद आर्टिकल भी कोई पढ़े और उस पर डाउनलोड करे, लेकिन इतना भी ना हो कि उसमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना दी गई। याद रखिए इसमें एक और चीज़ होती है कि कुछ जर्नल जो है वो ओपन एक्सेस जर्नल्स नहीं होते, ठीक है, वो अपनी चीजें बेचते हैं ताकि एब्स्ट्रैक्ट से आपको सिर्फ चखा देते हैं कि ये चीजें खरीदनी है तो अंदर आओ, फिर आपने उसमें जाना होता है, उसको पेमेंट करनी होती है। फिर हमारे जैसे गरीब और आबाद जर्नल है, हम कहते हैं आप उसको ले लो, उसमें फिर डाउनलोड करो और उसको साइड करो ताकि हमारे there is somebody has to pay। हम ये पेमेंट ऑथर से लेते हैं। There is no free lunch in America, there is no free publication, somebody has to pay। हमारा मॉडल ये होता है कि रिसर्चर हैज टू पे, इट शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक फॉर फ्री। बीएमजे, जामा, लैंसेट कहेंगे रिसर्चर पे ना करें, हम इस आर्टिकल को बेचेंगे किसको जरूरत है, तो वो फिर वो चीज पब्लिश करते हैं जो मार्केट की डिमांड होती है।
जो चीज़ सेल ज़्यादा होती है, आप मार्केट में जाते हैं जूते लेते हैं तो दुकानदार वो जूता रखता है जो मोड होता है। मोड क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन। ठीक है, जिस साइज का जूता ज्यादा डिमांड होती है उसको रखा होता है। आप मुझे 16 साइज का चाहिए तो वो कहेंगे नहीं, ये 14 का मिलता है, ज्यादा है। और फिर जिन दुकानों में ये मिलता है उनके रेट्स पर हाई करते हैं। तो इन्होंने वो चीज़ जो बिकती है उसके मुताबिक, फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी चीज़ उनके टारगेट ऑडियंस में नहीं बिकेगी, चाहे जितना ही अच्छा आपका रिसर्च क्यों ना हो, उसमें फिर नहीं छप सकता। ये कुछ डायनेमिक्स हैं पब्लिकेशंस के जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज। Do not try to impress people by using words most people have never heard of, especially जब आप AI का यूज करते हैं। तो जिस तरह आप लोग होशियार हैं, तो इस तरह एडिटर्स भी थोड़े बहुत होशियार होते हैं। फौरन पकड़ लेते हैं जी सिर्फ देखने से कि कहाँ से आज स्कूल से मंडी बोतल की इंग्लिश शुरू हो गया। ठीक है, एक पैराग्राफ जो है ऊपर से या दूसरा जो है आपने खुद लिखा है तो पता चलता है। Try to write in simple words, सादा सादा अल्फाज में लिखा करें और एक्टिव वॉइस में लिखा करें, कंसाइज लिखा करें, बहुत लंबी लंबी सेंटेंसेस ना लिखिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। कीवर्ड्स के बाद किस कीवर्ड, चाबी वाले अल्फाज कौन से होते हैं? सर्च करते हैं। वो जनरल ना हो, मसलन अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज़ लिखेंगे तो सब इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर हम रखेंगे कि डेंगी तो फिर डेंगी की रिलेटेड है। अगर हम उसको और स्पेसिफिक कर देंगे तो NS1 एंटीजन फॉर एग्जांपल, अगर हम उसको, तो जितना हम स्पेसिफिक देंगे हमें आंसर भी गूगल पे स्पेसिफिक आएगा और इसी तरह हमारे आर्टिकल तक रसाई भी उतनी स्पेसिफिक होगी। ऐसे वर्ड्स यूज करें जिसके स्टैंडर्ड हो और विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए लिटरेचर सर्च जो है ये इंशाल्लाह अलग एक दिन करेंगे। हाउ यू सर्च फॉर द लिटरेचर, रेलेवेंट लिटरेचर को सर्च करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सर्च स्ट्रेटेजी सही नहीं है, पूरी सर्च स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, कौन सी कीवर्ड्स यूज करेंगे, कौन सी वेबसाइट पे आपने कहा गूगल पे ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंटिफिक स्कॉलरली आर्टिकल्स मिलेंगे। अगर आपने गूगल ही से उठाना है तो गूगल स्कॉलर सर्च करेंगे। आपने पबमेड पे जाना है, पबलाइन पे जाना है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें सीनाल में जाना है, वो अकॉर्डिंग टू दी योर स्पेशलिटी आपने जर्नल में जाना है। तो उसके मुताबिक ये चूँकि वर्ड्स में बहुत ये पूरा एक अलग सेशन होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो ये लिटरेचर सर्च पे करवाना है और आपसे लिटरेचर सर्च करवाएंगे। स्पेशली ये जो थीसिस लिखने वाले होते हैं, PhD वाले, इन्होंने पूरी इस पर वो सर्च स्ट्रेटेजी लिखी होती है। इसी तरह अगर आप सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो सर्च स्ट्रेटेजी ऐसी आपकी होनी चाहिए कि वो सर्च अगर मैं करूं तो आपको वही रिजल्ट मिले, और अगर तायरा करे तो भी वही मिले, और उजैर साहब करें तो भी वही रिजल्ट। जो वो सर्च स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, सर्च इंजन अप्लाई करेंगे, कीवर्ड्स अप्लाई करेंगे, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड एक वो है कि कीवर्ड जो है वो मैश वर्ड्स हम यूज करते हैं, मेडिकल सब्जेक्ट्स हेडिंग्स। कुछ नॉन मैश भी हो जाते हैं। नॉन मैश ये होते हैं कि जो मैश की कीवर्ड्स में आपको नहीं मिलती। ये आप इधर से देख सकते हैं, जो NCBI है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जो नेशनल ऑफ मेडिसिन US की, आपको मेडलाइन से भी उधर से मिल सकते हैं। तो वहाँ पे ये मैश की आप स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, फिर आप उसके अंदर सर्च शुरू कर लेते हैं। या मैंने सिर्फ मेंशन किए कैसे यूज़ करना है, एडवांस सर्च कैसे करनी है, ये टेक्निकल चीज़ है जो कि इंशाल्लाह किसी दिन सिखाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप अपने
ऑलरेडी हमारे पास लोग आते हैं जिस पे कोई काम नहीं है, जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे बहुत सारा काम नजर आता है, ठीक है, तो फिर आपकी स्टडी की वैल्यू वो नहीं रहती। इसी तरह जब आप डिस्कशन करते हैं आपकी कभी कभी रेलेवेंट चीजें नहीं मिलती जिनके साथ कंपेयर करें, तो इंट्रोडक्शन में भी चाहिए, डिस्कशन में भी चाहिए, स्टडी प्लान में आप सिंपल कैलकुलेट करते हैं आपको नहीं मिल रहा, तो इन चीज़ों के लिए इसलिए होता है कि आपकी सर्च पुअर होती है, ठीक है। जो लोग तलाश करते हैं तो सर्च करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, ये होगा इधर यूज करते हो। अच्छा जी, कोई समराइज कर देगा अभी तक जो हमने जो बात की? जो शुरू से बैठा हुआ है और जिसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना आता है और जो अटेंटिव भी था, अभी तक हमने टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स दिए होते हैं और ये कीवर्ड्स आपको, जब आप ये कीवर्ड्स अपने उसमें देते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि ये कीवर्ड्स जो भी सर्च इंजन पर डालेगा आपका आर्टिकल उभर के सामने आ जाएगा। तो विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी, साइटेबिलिटी, तीनों चीजें आपकी ज्यादा हो जाएगी और आप फिर अपनी सीवी में देख सकते हैं कि मेरा एच इंडेक्स कितना है, मेरा इंटेल इंडेक्स कितना है, और आपकी वो चीज़ें लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट जब आर्टिकल में आते हैं तो उसमें सेक्शंस होते हैं जिसको इमरात कहते हैं। इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, इसमें रेफरेंसेस इंक्लूडेड नहीं है। ये पैटर्न फॉलो होता है यूजुअली जनरली जहाँ पे भी आप करते हैं काम में। इस पर तो हजरत राम जहाँ बैठ गए, हजरत नहीं है तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली बताते हैं और क्या करना चाहते हैं उसकी उसकी एक तरीका वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। मटेरियल एंड मेथड्स, जो सवाल आपके जहन में आए हैं जिसको रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं, उसको कैसे आंसर किया जा सकता है, फिर उसका जो जवाब आता है वो आपको रिजल्ट आते हैं और जवाब के आगे मतलब क्या होगा और उसकी फेवर और अगेंस्ट भी बातें अगर हैं जिसको लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उन सवालों का फिर जैसे आपके रिजल्ट पे क्वेश्चन होता है उसका जवाब देना, ये इंट्रोडक्शन जी। जिन जिन के आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं सर आप हमें बताएं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए। There are different techniques to write the introduction. Some start from the introducing the topic and then highlight the problem. Some use the different statistics. For example, the global statistics, then the local and then the country level. Some start from the problem. For example, this water bodies is common in our community, then come to this one topic, and the last paragraph the justification, the rationale of the study. मैडम आप स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है तो उसको मतलब कहानी की शक्ल में बताते हैं, इंट्रोडक्शन यूजुअली जो है इंट्रोडक्शन में पहले बैकग्राउंड देते हैं कि क्या है, किस चीज़ की बुनियाद पे हमने पाबंदी करने लगा, असल में वो थॉट प्रोसेस रुक जाता है।
ये जिस तरह का मैं खुद बताना शुरू कर दूँ तो बस आप थोड़े लेवल में वो है अलामा है ना, नहीं डालने के लिए। हम औरों को बोलने देंगे डॉक्टर शिरीन ने लफ्ज इस्तेमाल किए कि थोड़े से लेवल में हो जाए ना, मतलब थोड़े से नहीं, थोड़े से नहीं, एक्चुअली नहीं, आपका अप्रोच सही है, तो पहले जूनियर बोले और स्टेप बाय स्टेप फिर आते हैं कुछ चीजें हमें इंट्रोडक्शन क्योंकि उन्होंने लिखी नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा सा फैकल्टी में फिर वो ब्लॉक हो जाता है। अब जी नहीं, आप जनरल में रही हैं अभी, आप तो नहीं करें जी। अब कौन वो बात करा था आपसे? सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आप जो प्रॉब्लम है उसको आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके बाद जो है तो उस हवाले से क्या काम हुआ है आप वो बताते हैं, और टॉपिक जो जिससे आप जो ऑब्जेक्टिव है आपका, और फिर वो आप क्यों करना चाहते हैं, मतलब उसका कोई आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं अपने रिसर्च में, या उसका जो है तो हमारी सोसाइटी में वो ये हो सकता है कि कोई कॉमन टॉपिक है लेकिन उस पर यहाँ पे कोई स्टडी नहीं हुई है या इस पॉपुलेशन में तो उसका एस्टिमेट आप बताते हैं, तो क्वेश्चन के 4-5 वेरी गुड जी, इसमें हिस्ट्री, जरा लाउडली बोलो। सर हिस्ट्री, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसका, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। हिस्ट्री इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और गैप इन नॉलेज। अच्छा देखिए, हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको इस पर करेक्ट कर दूँ कि चूंकि थीसिस और आर्टिकल में फर्क करना होता है। हिस्टोरिक बैकग्राउंड यूजुअली थीसिस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पे आप आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट नहीं लेते। आगे मैं बताऊंगा कि करना क्या है, लेकिन यूजुअली हिस्टोरिक बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरी इन ईच एंड एवरी आर्टिकल। अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं कि जी इवोल्यूशन ऑफ सर्टन, फॉर एग्जांपल कार्डिक कैसे ट्रीटमेंट आगे वो कर रही है, स्ट्रोक की पहले कैसे ट्रीटमेंट की, अब कैसे हो रही है, वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हिस्टोरिक बैकग्राउंड आर्टिकल में देना ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्ट कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है कि स्टडी के आंसर करने में आपका पिछला और आगे वाला वो देना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें डिस्कशन में हम अगर फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल नोन चीज़ आई है और आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं आगे पीछे उसके साथ, तो वो डिस्कशन में फिर रेलेवेंट जगहों पे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और रेफरेंस देना ज़रूरी है। अच्छा, कोई और ऐड करना चाहेगा? जी डॉक्टर, ये इंट्रोडक्शन में हम जिस पे करना चाहते हैं ना उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ दे रही हूँ, मेरा रिसर्च क्वेश्चन है कि आई एम वरीड अबाउट द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन इन द गाइनी वार्ड, ये मेरा वो है। तो उसके लिए मैं जब इंट्रोडक्शन करूँगी ना तो मैं वुंड इन्फेक्शन की या सर्जिकल इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस करूँगी कि व्हाट इज वुंड इन्फेक्शन या सर्जिकल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन है, व्हाट आर द काजेस, किस तरह के डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं और आगे तक क्या इस पर हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं बर्डन, ये अभी थोड़ी सी बात मैं इस पर एग्जैक्ट इसी पॉइंट से हम स्टार्ट भी लेंगे कि जी जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्या ये इस काबिल है कि इस पे रिसर्च करना क्यों जरूरी है। हर चीज होनी तो हर चीज पे होनी चाहिए, लेकिन हमारे रेलेवेंट इस पे पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, हर चीज लगी थी, तो इसकी वर्थ क्या है कि अगर एक प्रॉब्लम हमारे पॉपुलेशन की है, मैं एग्जाम्पल दूंगा, अमेरिका में ट्यूबरकुलोसिस पे कोई काम नहीं हो रहा, नए ड्रग्स नहीं निकाल रहे, उनका इशू डेवलपिंग कंट्रीज का है, डेवलपिंग कंट्रीज उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि NIH में अपना पैसा उन पे क्यों लगाऊं, मुझे तो जो मेरे टैक्स पेयर है उनकी मनी उन पे उनके लिए वक्त हो। ये थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो WHO जो पूरे दुनिया का उसका स्कोप है, वो देखती है कि डिजीज बर्डन किससे ज्यादा है। जब आप टॉप 10 मॉर्टेलिटीज लेते हैं फिर वो आपके फोकस बनता है, वो इम्पोर्टेंट इशू बनता है। WHO स्पॉन्सर करेगी तो वो जो उसकी इम्पोर्टेंट लिस्ट में होगी, पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान की इशूज पे करेगा,
अमेरिका करेगा तो अमेरिका हेल्थ को जो इश्यूज आ रहे हैं उन पे करेगा। So basically it's a funnel like approach. इसमें सबसे पहले जनरल एरिया, बिग पिक्चर, सिग्निफिकेंस एंड प्रीवियस वर्क, व्हाट इज 3 चीजें आ रही हैं। ये जो इससे पहले इंपॉर्टेंस वो आती है जो मैंने अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, डायबिटीज लीडिंग किलर में आती है, तो इस पे रिसर्च करना चाहिए। फिर अगर डायबिटीज मैं कर रहा हूं, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट इट, तो सबसे पहले मैं लिटरेचर सर्च करूंगा कि इसके बारे में क्या चीज पहले से रिसर्च हुई है, मौजूद है उसमें। दिस इज कॉल्ड नोन, बिग पिक्चर, सिग्निफिकेंस, प्रीवियस वर्क क्या है। इसके अंदर फिर आपने अगर एक चीज ऑलरेडी मौजूद है, तो नीड नॉट टू री इन्वेंट द ओल्ड व्हील, वही पहिया दोबारा इजाद नहीं करना। पहिया इंपॉर्टेंट है, हम सब पहिए से होके आ गए, लेकिन वो पहिया हमने दोबारा इजाद नहीं करना, उससे आगे देखना है कि पहिए के अंदर क्या कर सकते हैं। सो व्हाट इज द गैप इन द नॉलेज, किस चीज पे रिसर्च नहीं हुई जिस पे होनी चाहिए, ये गैप आइडेंटिफाई करना। और तीसरे नंबर पे आपका आएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू फिल दिस गैप, व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन यू वांट टू आंसर। सर लेकिन अगर वो काम दूसरे फंड में वो हमारे लेकिन उसकी अगेन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स कुछ चीजें ऐसी होती है कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डिफरेंट हो सकती है, आपका जेनेटिक बैकअप हो